इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। ऐसे में सेहत को लेकर ज़रा सी भी लापरवाही खासी नुकसानदेह हो सकती है। हम सीधे आ चले हैं दरियागंज इलाके में स्थित डॉक्सवेल आयुर्वेदा क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मिर्ज़ा आसिफ बेग के पास। उनसे जानेंगे किस तरह से हम सेहतमंद रह सकते हैं और किस तरह से चीज़ों को अवॉइड करें, क्या क्या चीज़ें लें, क्या नहीं लें और क्या हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इन सारी चीज़ों का जवाब लेंगे सीनियर यूनानी कंसल्टेंट डॉक्टर मिर्ज़ा आसिफ बेग से। वो बताएंगे किस तरह से हम रमज़ान में बेहतर डाइट लेकर ख़ुद को सेहतमंद रख सकते हैं। देखिए न्यूज़ फॉर यू की ये ख़ास पेशकश। ऐसे में सेहत का ख्याल कैसे रखें, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिर्ज़ा आसिफ बेग, जो कि खुद एक सीनियर यूनानी कंसल्टेंट है। उनसे जानेंगे कि कैसे हम सेहतमंद रह सकते हैं रमज़ान में और किन चीज़ों से बचकर अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। सीधे चलते हैं डॉक्टर मिर्ज़ा आसिफ बेग के पास। बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर साहब आपका। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है, रोज़े की अहमियत जो है वो क्या है आपके लिए, कैसे उसे देख रहे हैं? देखिए, रमज़ान का जो है मुक़द्दस महीना चल रहा है ये, तो रमज़ान की तो जो अहमियत है इस्लाम में, बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है ये हमारा। इसमें इबादत करनी होती है, लोग रोज़ा वगैरह रखते हैं। तो रोज़े की अगर हम बात करें तो रोज़ा जो है सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि रोज़ा रखने से जो हमारी ये फास्टिंग रहती है, इससे जो है शरीर पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं जो लोग रोज़ा रखते हैं, और इसकी बहुत अहमियत है ये चीज़ है। जो लोग रोज़ा रखते हैं, इससे फास्टिंग करने से जो है मेटाबॉलिज़्म जो है हमारा ठीक होता है बॉडी का। ब्लड शुगर लेवल जो है इससे कंट्रोल होते हैं। जिन लोगों को बीपी वगैरह की शिकायत रहती है तो उससे जो है बीपी जो है कंट्रोल रहता है, और बॉडी के अंदर जो है डिटॉक्सिफिकेशन ये प्रोसेस रहता है। तो इसकी बहुत मतलब अगर हेल्थ बेनिफिट देखें तो हेल्थ बेनिफिट भी काफ़ी है रोज़े के। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं बहुत अहम रोज़े में, इफ्तार और सहर। सहरी जो आखिरी पहर में है और इफ्तार जो बिल्कुल रोज़ा आपका कंप्लीट हो रहा है उस दौरान है। तो इसमें आपको कैसे अपने आप को बचाना है कि हम जो तला भुना उससे बचें, किस तरह की चीज़ें लें और कैसे इफ्तार को करें? देखिए देखिए, जैसे हम बात करते हैं इफ्तार की, तो सबसे पहले हमें इफ्तार में जो एक सुन्नत भी है कि हमें खजूर से इफ्तार करनी चाहिए, क्योंकि खजूर क्या होती है कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी में। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है नॉर्मल चीज़ें जैसे कुछ शरबत वगैरह ठंडे, या कुछ फ्रूट्स वगैरह जो हैं, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए इफ्तार में। इफ्तार में फ़ौरन हमें जो है तली भुनी चीज़ें, पकौड़ी वगैरह जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से हमें, समोसों से इन्हें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो हम रोज़ा रख के जो हम बॉडी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, अब ये एक चीज़ कहें कि आम तौर पे लोग जो है कचौरी, पूरी वगैरह ज़्यादा जी। खा सॉरी, पूरी कचौरी नहीं, मतलब पकौड़ी वगैरह ज़्यादा पकौड़ियों का खाते हैं, ट्रेंड बहुत ज़्यादा ये रहता चीज़ है। है। जी, तो जी। ये गलत ट्रेंड है ये। ये इफ्तार में नहीं खानी चाहिए, इससे जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें जो है फ्रूट चाट खानी चाहिए, सबसे पहली चीज़ खजूर से रोज़ा खोलना चाहिए, इसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इफ्तार जैसे ही स्टार्ट होती है, इफ्तार में एकदम बहुत ज़्यादा हेवी मील नहीं लेना चाहिए। थोड़ा हल्की चीज़ें खानी चाहिए, हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए करने के बाद, और उसके थोड़ी देर के बाद फिर रुक कर, थोड़ी देर के बाद फिर डिनर वगैरह करना चाहिए। एकदम ही इफ्तार स्टार्ट होती बहुत ज़्यादा एकदम मील नहीं लेना चाहिए, बहुत हैवी मील, ये चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, ये बात आपने कही इफ्तार की, अमूमन जो अभी आप बात कर रहे थे कि इसके अंदर तला भुना से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो ट्रेंड जिस तरह का चल रहा है कि प्लेट्स में सबसे पहले जो है पकौड़ियाँ ही सबसे जी, आगे जी। रखी होती हैं। ठीक है, शरबत होते हैं। अब चूंकि मौसम भी बदल रहा है, शरबत आदमी क्या करता है, शरबत ठंडा ले लेता है, इस तरह की चीज बदल रहा है, उसका असर जो है बॉडी पे जी, सबसे जी। पहले गले पे पड़ता है। तो वो कैसे अपने आप को इन सब चीजों से अवॉइड करें? देखिए, इसमें भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जिन लोगों का मिज़ाज बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो अगर जैसे जैसे किसी को नज़ले ज़ुकाम की शिकायत रहती है, तो अब क्या है कि जैसे भी मौसम चेंज हो रहा जी, है, जी। अभी तक हम लोग जो है नॉर्मल सादा पानी पी रहे थे, बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ी क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, तो लोग फ्रिज का पानी ठंडा पी रहे हैं। अब अगर इफ्तार में जैसे ही लोग दिन भर के क्योंकि भूखे प्यासे हैं और एकदम ही ठंडा पानी पिएँगे, तो बहुत ज़्यादा जो है नज़ला ज़ुकाम, गला खराब होने की शिकायत आ रही है। आजकल पेशेंट जो आने जाते हैं, गला खराब हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, फिर इसकी वजह से फ़ीवर भी कुछ पेशेंट्स को आ जाता है। तो एकदम ही ठंडा पानी तो इफ्तार में बिल्कुल नहीं पिए। दूसरी चीज़ जो लोग गलती करते हैं आज, खास तौर से जो नौजवान है, कि कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं ना, बिल्कुल। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो तो बिल्कुल भी नहीं पीने हैं, क्योंकि दिन भर रोज़ा रखने के बाद इस तरह के अगर ड्रिंक्स लेते हैं, तो वो किडनी को भी जो है नुकसान इफेक्ट करती पहुँचाते हैं। इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं है। इसमें बेहतर ये है कि जैसे रूह अफ़ज़ा का शरबत है, या फिर जो नॉर्मल कोई भी हम शरबत, अगर लस्सी वगैरह लेते हैं, तो वो मुतदिल हो, ना ज़्यादा गर्म हो, ना ज़्यादा ठंडी हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है इफ्तार में लेनी ये चीज़ें। ये बात रही डॉक्टर साहब इफ्तार की। बात करते हैं शहर की। शहरी में आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि खासतौर से दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली जो है जायकों के लिए जाना जाता है। ठीक है, शहरी का नाम आते ही आदमी सोचता है जो है उसमें नारी खाई जाए, ये सब किया जाए, इस तरह की चीजें, हैवी चीजें लेता है, बिरयानी लेता है, ये सब चीजें लेता है। तो शहरी के लिए आपकी क्या एडवाइस है?
देखिए, जो लोग जैसे नाहारी है या फिर जो और लोग जैसे कि सालन वगैरह हैवी खाना चाहते हैं, उन लोगों को मेरी राय ये है कि उसको बिल्कुल एकदम सहरी में नहीं खाएँ। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इससे प्यास बढ़ती है बढ़ती बॉडी है, के अंदर। बिल्कुल। अगर आप जैसे तंदूरी रोटी, नाहारी या फिर चिकन फ्राई वगैरह खाएँगे तो इससे प्यास लगती है। अगर आप इसको बिल्कुल सहरी के टाइम पर खाएँगे तो फिर दिन में प्यास के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप रोज़ा इफ्तार करने के बाद रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के आस-पास जो है इस तरह के हैवी मील्स ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सहरी तक डाइजेस्ट भी हो जाएँगे। सहरी में जो लें तो थोड़ी हल्की चीज़ लें, पानी ज़्यादा पिएँ। इसके अलावा जैसे कि दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे खजला फेनी ली जाती है, वो ये चीज़ें ले ज़्यादा सकते हैं। बेहतरमंद रहती है। उससे क्या होता है कि बॉडी को एक तो पूरे दिन भर की एनर्जी मिल जाती है, ये चीज़ है। दूसरा प्यास वगैरह ज़्यादा नहीं लगती। अगर हम नहारी वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर या फिर तंदूरी रोटी अगर जी, बिल्कुल वो हम दिन भर सहरी जो में है उसका असर खाएँगे, देखने को तो उसका मिलेगा। दिन भर असर देखने को मिलेगा। मरीज़ों को जिनको थोड़ा-सा पेट वगैरह गड़बड़ रहता है, उनको खट्टी डगारे, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसको थोड़ा अवॉइड करें, जो है इसको थोड़ा पहले लें। खाएँ लेकिन कोई बात नहीं, रात में 9-10 बजे, 11 बजे तक ये चीज़ खा लें ताकि 4-5 घंटे का फिर जो गैप हो जाता है, तो जिसको प्यास वगैरह लगती है, वो पानी पी लेता है और अगर बिल्कुल हम सहरी में खाएँगे तो दिक्कत रहेगी वो चीज़। डॉक्टर साहब, इफ्तार सेहरी के साथ अब एक चीज़ ये आती है जो अहम है कि जो लोग बीपी शुगर वाले हैं, वो किस तरह से अपने रोज़ों को कंप्लीट करें? क्योंकि जो बीपी के जो मरीज़ है या शुगर के जो मरीज़ हैं, उनको बार-बार खाने की सलाह दी जाती है, डॉक्टर इस तरह की चीज़ें कि खाली पेट आपको नहीं रहना। वो कैसे उसको कंसल्ट कर सकते हैं? उनको कैसे आपकी तरफ से कंसल्ट है? देखिए, ऐसा है कि शुगर के जो मरीज़ हैं, उनको थोड़ा रोज़े के अंदर दिक्कत होती है, तो इसमें उनको ख़ास तौर से अपनी सेहत का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले वो अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करें। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रखें। लेकिन जो पेशेंट इंसुलिन लेते हैं, वो तो अवॉइड ही करें क्योंकि इस्लाम में भी ये है कि अगर जिनको दिक्कत ज़्यादा रहती है, तो वो रोज़े को जो है छोड़ छोड़ सकते हैं, सकते हैं। वो अलाउड है, ये चीज़ है। बीपी के पेशेंट जो हैं, इस तरह की चीज़ें, नमक वगैरह, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएँ क्योंकि एक तो ये बीपी की उनको प्रॉब्लम है ही और फिर उनको बीपी बढ़ भी सकता है और इससे। अब उसके अंदर जो मेडिसिन्स लेते हैं उसको फिर ये है कि सहरी इफ्तार में मेडिसिन ले लें और रोज़ा रखने में कोई दिक्कत नहीं है तो रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें वो जिनसे भी ट्रीटमेंट चलता है। ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज़ ये है कि यूथ जो है, वो जिम वगैरह जाता है, रमज़ान में शेड्यूल पूरा चेंज हो जाता है। वो जिम किस तरह से करें, उसको बॉडी को फिट रखने के लिए वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि रमज़ान में देखा जाता है कि अब हम जो है नमाज़ का जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है, तरावी में बढ़ जाता है, एक्सरसाइज़ अच्छी हो जाती है आदमी की। जी, जी। तो वो किस तरह से उसको करें? देखिए, रोज़े की हालत में हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ या वर्कआउट तो हल्का-फुल्का कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट हेवी वाली वर्कआउट चीज़ें। या फिर मतलब एक्सरसाइज़ नहीं करें क्योंकि उससे क्या है बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा होगी तो डिहाइड्रेशन हो सकता है उसके। इसके अंदर ये है कि इफ्तार के बाद जैसे कुछ हल्का-फुल्की इफ्तार करने के बाद भी जो है नमाज़ से पहले ईशा की, तो अगर कोई एक्सरसाइज़ वगैरह जिम में आधे घंटे के लिए करना चाहे, कुछ वर्कआउट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि उसके बाद वो है पानी वगैरह, जूस जी। वगैरह ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। और बाकी सहरी में तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल वर्कआउट करना, कोई बिल्कुल प्रोफेशनल है तो वो चीज़ अलग है कि सहरी में वो सहरी से पहले वर्कआउट कर ले, जी। कुछ एक्सरसाइज कर ले तो कर सकते हैं। बाकी रोज़े की हालत में हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब, रमज़ान में अब एक चीज़ देखने को मिलती है कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद एक चाय का बड़ा बहुत ज़्यादा हमारी तरफ हुआ है। तो उसे किस मिकदार में ले सकते हैं? क्या बार-बार चाय ली जा सकती है? क्या आपको पता लगता है कि सहरी में भी चाय ले रहे हैं, उससे पहले भी ले रहे हैं, रोज़ा खोलते हुए चाय चाहिए? वो कैसे अब उससे बचें? क्या उसके फ़ायदा नुकसान है? देखिए, ऐसा है कि चाय जो लोग लेते हैं कैफ़ीन की जिनको एक आदत होती है ना, अगर जैसे वो रोज़ा रखते हैं तो उनको सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, इस जी। तरह की चीज़ शिकायत आती है, लोग बोलते हैं सर दर्द है, ये चीज़ है। तो उसमें कुछ नहीं है, ये चीज़ है कि अब जैसे इफ्तार होती है, इफ्तार करने के बाद चाय वगैरह 1 कप ले सकते हैं, 1 कप सहरी में ले सकते हैं, 1-2 कप में या 3 कप में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हुँ। उससे ये है कि दिन भर उनकी फिर बॉडी हमारी जो होती है बहुत एडजस्टमेंट करती है बॉडी। तो जो लोग जैसे इनको इफ्तार में 1 बार ले लिया, 1 बार रात में लिया, 1 बार सहरी में लिया या फिर जिन्होंने खाली सहरी में और इफ्तार में ले रहे हैं, तो उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो दिन में 2 बार तो ले सकते हैं चाय, ले उससे कोई सकते हैं। परेशानी की बात नहीं है 2 बार। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें आपने करी, बहुत अच्छे से आपने समझाया किस तरह से रमज़ान में अपनी बॉडी को जो है फिट रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलती है, लेडीज़ के साथ भी दिक्कत होती है क्योंकि उनके साथ एक तो रोज़ा भी रखना है, इबादत भी करनी है, उनके लिए फैमिली को भी सँभालना है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके लिए किस तरह की आपकी तरफ से एडवाइस है? देखिए, उनके लिए तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जैसे इफ्तार करके जो है, जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, इस तरह की फ्रूट चाट वगैरह, उस पे ज़्यादा ध्यान दें, वो चीज़ खाएँ और जूस वगैरह, हल्के-फुल्के चीज़ या फिर जैसे शरबत वगैरह इफ्तार में ले सकते हैं। थोड़ा हल्की ग़िज़ा लेने के बाद खाना वगैरह पेट भर कर खाएँ क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि इफ्तार बहुत हैवी कर लेते हैं। जैसे कि ये पकौड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उसके बाद उनको ना मतलब डिनर नहीं कर पाती। ख़ास तौर से लेडीज़ जो हैं, वो डिनर को बिल्कुल स्किप कर देती हैं जी। और फिर सहरी में भी कुछ नहीं खाती, तो ये चीज़ गलत है। इससे क्या होता है कि बॉडी को जो एक एनर्जी मिलनी चाहिए ना, वो एनर्जी नहीं नहीं मिलती है। मिलती। तो इसलिए इफ्तार हल्की करें, खाना पूरा पेट भर के खाएँ, रात में डिनर थोड़ा अच्छे से हैवी करें, चाहे सहरी में थोड़ी हल्की चीज़ खाएँ। खजूर वगैरह ध्यान से खाएँ क्योंकि खजूर से क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, खजूर जी, जी, जो है जी। बहुत अच्छा सोर्स है। और दूसरी चीज़ ये है
कि करने के अलावा पानी का खास तौर से ध्यान रखें खास कि ध्यान कम रखें। से सहरी से इफ्तार से लेकर सहरी तक कम से कम 8-10 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, अब जैसे हमने जूसेस वगैरह पी लिया, शरबत पी लिया, उसके बाद खाने के बाद ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पिया, तो दिन में फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए क्या कहते हैं कि सहरी से लेकर और मतलब इफ्तार से लेके सहरी तक कम से कम 8-10 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। एक जो अहम चीज़ है वो अभी मिस कर रहे हैं हम लोग, जो जो है सेहत की जो सबसे अहम चीज़ है वो है नींद। रमज़ान के अंदर शेड्यूल बदलने की वजह से नींद का भी जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो उसे आप कैसे देख रहे हैं कि जो लोग रात रात जागते हैं, फिर पूरे दिन उनका जो है दोपहर तक सोना, फिर देर तक वो सब, कैसे उसे देख रहे हैं? कैसे देखिए नींद पूरी करें? देखिए, नींद के बारे में तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये पुरानी दिल्ली में एक बहुत गलत ट्रेंड है कि बिल्कुल। लोग पूरे रात रमज़ान में जागते हैं और सहरी करने के बाद सोते हैं। तो ये तो मतलब सही नहीं है ये तरीका बिल्कुल भी। अगर आपने जैसे इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावी वगैरह कंप्लीट कर ली, तो उससे जल्द से जल्द सोने की कोशिश करें और सहरी में उठें। तो सहरी में उठने के, सो के उठने के जो फ़ायदे हैं वो एक अलग ही चीज़ है। उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए और कम से कम हमें 8 घंटे की नींद तो लेनी ही नहीं चाहिए। लेनी चाहिए। अगर ये चीज़ है कि अगर हम 6 घंटे की नींद रात में भी ले लें, अगर हम तरावियों के बाद से लेके सुबह सहरी तक 6 घंटे की नींद ले लें और फिर सुबह फजर के बाद अगर 1-2 घंटे की नींद ले लें, तो काफ़ी 8 घंटे की नींद अच्छी है। और जो लोग जैसे इनको सुबह जल्दी उठकर वर्क पे जाना होता है, काम ऑफ़िस वगैरह जाना होता है, तो ये चीज़ें तो उनके साथ यही है कि रात को थोड़ा जल्दी सोएँ, ये चीज़ है, और 8 घंटे की नींद तो कम से कम पूरा करें। और जो लोग नहीं जाना होता है, तो जैसे रात में देर तक जागते हैं, रात में 6 घंटे की नींद ले ली, सुबह में 1-2 घंटे सो गए। बाकी दिन में भी जो लोग फ्री रहते हैं घर में, जैसे कि लेडीज़ वगैरह हैं, वो दिन में 1 आधे घंटे का एक पावर नैप भी ले न सकती हैं, वो पावर नैप ले बहुत सकते उससे हैं। एनर्जी मिलती है। अगर दोपहर में वो ज़ोहर के बाद आधे घंटे के लिए सो जाते हैं, तो उससे भी वो भी ठीक है ये चीज़ें। तो लेकिन ये है कि नींद में कम से कम 7-8 घंटे की नींद तो नींद ज़रूर ज़रूरी मेंटेन है। करें। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने भी साफ कहा कि नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप नींद के चक्कर में दिन भर की जो थकावट है वो आपके चेहरे पे दिखाई देने लगे और आप जो है रात भर जाग के अपना रोज़ा भी खराब करें और अपनी सेहत भी खराब करें। तो डॉक्टर मिर्ज़ा आसिफ बेग ने साफ बताया कि किस तरह से हम रमज़ान में इफ्तार करें, किस तरह से हम सहरी करें और किस तरह से अपने आप को बचाएं। डॉक्टर साहब से एक चीज़ और जानेंगे कि डॉक्टर साहब, क्या आपकी सलाह है लोगों के लिए कि रमज़ान जैसे निकलते हैं तो कुछ अपनी सेहत के लिए कोई ऐसी इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं हम, कि जो एक मेडिकेटेड चीज़ हो और तो अपने आप को जो है सेहतमंद रख सकते हैं, जिससे हम। देखिए, हमें इस तरह की चीज़ें, जैसे जिन लोगों का मिज़ाज जैसे गर्म होता है, तो जी। वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें रमज़ान के अंदर। जैसे मैंने बताया कि इफ्तार में फ्रूट चाट लें, वो बहुत फ़ायदेमंद रहती है, फ्रूट चाट ज़्यादा खाएँ। और फ्रूट चाट तो ख़ैर लोग खाते ही हैं, लेकिन जी। ये है कि पकौड़ी वग़ैरह ये चीज़ें कम खाएँ। तेज़ मिर्च मसाले की फ्राइड चीज़ें ये थोड़ा कम खाएँ। नहीं लें। अच्छा, जैसे रूह अफ़ज़ा जो शरबत है, लोग सिर्फ़ इसको ये समझते हैं कि बस ये कि एक तरह का शरबत है। ये शरबत नहीं है, इसमें बहुत इसके फ़ायदे हैं। ये ठंडक पहुँचाता है पूरी बॉडी को, जो है एक अंदर से कूलिंग इसका इफ़ेक्ट है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, एक तरह से कि मेडिकेटेड जो है ये चीज़ है, तो बहुत फ़ायदेमंद शरबत है, इसको चीज़ को पी सकते हैं। इसके अलावा जैसे ठंडे शरबत वगैरह लोग, अब आजकल लोग लस्सी वगैरह तो पीते नहीं है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा जी। चेंज हो रहा है, वरना वो भी लस्सी, छाछ वगैरह भी, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, जिन लोगों का मिज़ाज जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, जैसे जिनको ये ठंडी चीज़ें नुकसान देती हैं, वो जैसे अदरक की चाय वगैरह पिएँ, वो चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है उस चीज़ में। और बाकी नॉर्मल खाना वगैरह खाएँ अपना, मतलब कोई कुल मिला दिक्कत के नहीं। ये है कि जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, जो बाहर की इस तरह की चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करें हाँ, जी, जी। और कोशिश यही करें कि देसी चीज़ें का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जी, ताकि बिल्कुल। अपने आप को जो है सेहतमंद रख हुँ। सकें। तो ये थे डॉक्टर मिर्ज़ा आसिफ बेग, जिन्होंने रमज़ान, रोज़े, इफ्तार और सारी चीज़ों के बारे में अपनी खुलकर राय दी और बताया किस तरह से हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू।